आकाश नेक्स्ट जनरेशन, तो इसके भी कुछ यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स हैं, उनको हमने अभी करा। पर इन यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेटेजी की सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन किसने टेस्टिंग करी होगी, तो डीआरडीओ ही है अगेन। और किस टाइप के टेस्ट करे हैं, तो यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स, यानी कि आकाश के जो कमर्शियल ऑर्डर्स हैं वो भी काफी सारे आए हैं। अब 2022 में हमने आर्मेनिया को बेची भी थी, वो फर्स्ट कंट्री बन जाता है जिसने आकाश को परचेज करा था फ्रॉम इंडिया, आर्मेनिया। उसके बाद यूएई को इंडिया ने बोला था कि आप परचेज कर सकते हो, काफी ज्यादा रिलायबल है, आर्मेनिया ने भी परचेज करी थी। ब्राजील ने भी इंटरेस्ट शो करा है कि हम आकाश को परचेज करेंगे। जब 5 नेशन विजिट हुई थी तो उस टाइम आपने किया था ये कि आकाश में इंटरेस्ट शो करा है ब्राजील ने। खैर, जो एक कंट्री जिसने परचेजिंग कर ली है आकाश मिसाइल्स की वो है आर्मेनिया। उसके बाद अभी शो करा है, इंटरेस्ट शो करा है, परचेजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने इसके जो यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स हैं उनको अभी टेस्ट कर लिया है। जैसे आकाश मिसाइल की जो रेंज आप देखोगे ना, आकाश, जब आपने आसमान को देखना होता है, आकाश का मतलब भी यही है स्काई, तो संस्कृत में स्काई वर्ड के लिए हम आकाश वर्ड यूज कर लेते हैं। और इसके साथ आकाश को जब आपने देखना होता है तो सरफेस पे आप खड़े हो, ऊपर की तरफ को देखोगे, यानी कि इसकी जो टाइप है वो भी कौन सी है, सरफेस टू एयर मिसाइल। यहां से याद रह जाएगा ये, सरफेस टू एयर मिसाइल। सेम त्रिशूल की अगर बात करें, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट का जो फेस होता है वो भी ऊपर को होता है ना, तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो यहां से ऐसे भी याद रख सकते हो आप। वैसे पृथ्वी है, पृथ्वी आपकी जमीन है, तो पृथ्वी को देखना है तो सरफेस से ही देखोगे, सरफेस के ही ऊपर, सरफेस टू सरफेस है। तरीका हो गया थोड़ा, मतलब उसी के बेसिस पे नाम रख दिए गए। तो ये जो आपकी आकाश मिसाइल है ये कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल। जब इसको बनाना शुरू किया था तो वही प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू होता है 1982 1981 आईजीएमडीपी प्रोग्राम। और आईजीएमडीपी प्रोग्राम किसने लीड करा था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। अभी हुआ क्या था, बड़े सारे इंडिया को सेटबैक लगे थे। 1962 का टाइम पीरियड देखो, इंडिया और चाइना की वॉर हो जाती है, साइनो इंडिया वॉर भी जिसे कहते हैं। 1965 में आप आते हो, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। 65 के बाद थोड़ा सा और टाइम पीरियड आगे आते हो, 1971। 1971 में आप देखते हो कि पहले बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ये वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। यहाँ पे ब्रूटल तरीके से डिटोरेशन करी जाती है, जो यहाँ पे लोग थे फीमेल्स के रेप करे जाते हैं, बहुत से लोगों को मार दिया जाता है। तो इंडिया ने यहाँ पे एंट्री करी थी 1971। पर अभी भी क्या था, इंडिया ने हेल्प तो करी पर बैकअप चाहिए था। पहले फ्रांस के पास जाते हैं, फ्रांस ने डिनाई कर दिया था, बोला कि यूएस हमें मना कर देता है तो हम नहीं एंटर करेंगे। देन जाते हैं रशिया के पास। रशिया उस टाइम पे कौन है, यूएसएसआर, अभी सोवियत यूनियन बन रखा है। तो रशिया ने कमिटमेंट कर दी थी हम आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे इन केस आपको बैकअप चाहिए होगा। खैर, इंडिया ने कर तो लिया था, पर यहाँ पे आप क्या देखोगे कि डिफेंस एरियाज में अभी भी इंडिया को किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ रही थी। 1971 यहाँ पे लिबरेशन हो जाती है 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की। मार्च मंथ में आप देख रहे हो बड़ी सारी मूवमेंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट चल रही थी, असम वाले एरिया में चल रही थी, रिफ्यूजीज आ रहे थे। अब मैंने वर्ड यूज करा रिफ्यूजी, क्योंकि कंफर्म है कि उनकी कंट्री के अंदर बड़ी सारी वॉर्स चल रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखे हैं, तो वो रिफ्यूजी की फॉर्म में असम वाले एरिया में आ रहे हैं। असम में आ रहे हैं, असम के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा तो यहाँ पे रिफ्यूजी की पॉपुलेशन होती जा रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंट्री मारी कि इसको तो लिबरेट करवाना पड़ेगा। आज की डायनामिक्स देखोगे बांग्लादेश की, ये बोलते हैं हमें नहीं, लिबरल थॉट्स नहीं चाहिए, हमें दोबारा से कट्टर वही सारी चीजें रिपीट बैक करनी है। यूनुस की स्टेटमेंट्स आप बार बार सुनते हो, कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। उससे भी पहले जाओगे, शेख हसीना को यहाँ से भागना पड़ गया था कि उनकी एजिटेशन यहाँ से बांग्लादेशी पीपल ने रेस करी थी, जबकि वो गलत भी है चीजें। आपको लिबरेट करवा दिया गया है, क्यों जाना है दोबारा से उसी मतलब प्रॉब्लम में जो पहले आप फेस कर चुके थे। तभी तो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और हिस्ट्री में चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो वैसे ही दिखाई जानी चाहिए जैसे हुई होती है। एनीवेज, तो 1962, 1965, 1971 यहाँ से एक इंस्पिरेशन मिल चुका है कि जो डिफेंस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारा वीकन कर रहा है, अभी भी हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले स्पेस सेक्टर में जाते हैं, आफ्टर दैट डिफेंस सेक्टर में एंट्री ले लेते हैं। इन्होंने एक प्रपोजल रखा, जैसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने, कि हमको पैसा चाहिए होगा और हम ना अपना ही मिसाइल सिस्टम बनाएंगे जो कि इंडिजिनस रहेगा। आकाश तक पहुंच रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि ये स्टोरी कहाँ से आ गई, आकाश तक पहुंचा रही हूँ मैं तुम्हें। तो आईजीएमडीपी प्रोग्राम के बारे में जब प्रपोजल रखा जाता है कैबिनेट के सामने, तो वो पिछले दिन रात को उनको नींद नहीं आ रही थी।
वो प्लान्स कर रहे हैं कि मान लो अगर 150 मिलियंस का ही बजट वहां पे अलाउ करा जाता है तो फिर क्या करेंगे हम, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, चलो मैक्सिमम 200 का आ जाता है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे वो सोच रहे थे। अगले दिन जब जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आता है 300 मिलियन का, सीधा ही, मतलब वो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। पहले तो वो ऐसे हो गए, हक्के पक्के रह गए कि इतने ज्यादा पैसे दे दिए। तो उनसे पूछा गया कि आप रेडी हो इस प्रोजेक्ट के लिए, तो पहले तो वो सोच रहे थे कि इतने ज्यादा पैसे, वो उसी पे अड़ गए। देन वो कहते हैं कि यस वी आर रेडी, आईजीएमडीपी नाम का प्रोग्राम है, 5 मिसाइल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, जो कि थी पटनाई, PATNAI। याद करने के लिए इसको ऐसे ही करते हैं, पर पृथ्वी के बाद त्रिशूल आई थी, ठीक है, यहां से आपको सारी मिसाइल्स याद रह जाएंगी। पी से थी पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी के बाद ए से आ गई आपकी आकाश, टी से थी आपकी त्रिशूल, त्रिशूल के बाद एन आता है नाग, और ए आय से आता है अग्नि। और ये पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। पृथ्वी आ गई आपकी सरफेस टू सरफेस, मैंने बोला ना जमीन को देखना है तो जमीन से ही देखोगे, सरफेस टू सरफेस। आकाश आ गई नीचे से ऊपर की तरफ, सरफेस टू एयर। त्रिशूल आ गई अगेन, सरफेस टू एयर। और इवन जब आप पहली मिसाइल अपनी बनाओगे वो सरफेस टू सरफेस ही रहेगी, एकदम से थोड़ी आप एरियल व्हीकल्स को अटैक करना शुरू करोगे, पहले सरफेस पे ही ट्राई करोगे। देन नाग आ गया, ये एंटी टैंक मिसाइल है, वो जो आर्मर्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, उनको उड़ाने के लिए 3rd जनरेशन तक के अब आपने पढ़ लिए हुए हैं। आफ्टर दैट अग्नि मिसाइल की सीरीज, एरियल, इसमें तो आप न्यूक्लियर सारे फ्यूलिंग का यूज कर रहे हो आज के टाइम पे। अग्नि 5 तक आपने देखा, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया है, यानी कि एक कैनिस्टर ओपन करेगा, उससे मल्टीपल जो छोटे छोटे मिसाइल्स होंगे वो निकल के आएंगे, दैट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, तो वो अटैक्स करेंगे। यहां से निकल के आती है एक मिसाइल सीरीज, दैट इज आकाश। अग्नि मिसाइल की एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था, इसको सेपरेट कर दिया गया था बाद में 2000 के बाद, कि आईजीएमडीपी में नहीं रखेंगे इसको, अलग से हम देखेंगे। अब टेसी थॉमस की भी एंट्री अग्नि मिसाइल की अपडेशन के टाइम पे ही होती है, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम साहब को बोला जाता है, टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोल दिया, मिसाइल वुमेन बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि मिसाइल में एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उनका भी रहा था। आफ्टर दैट ये जो आकाश मिसाइल है, इसमें हम और जनरेशन को टेस्ट करते हैं, और आज के टाइम पे पहुंच चुके हैं नेक्स्ट जनरेशन या न्यू जनरेशन की आकाश मिसाइल पे। और दूसरा जो रीजन क्या है, तो जैसे स्पेस सेक्टर में आपने देखा, अपनी सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस हमें कमर्शियलाइजेशन भी करनी है। अब डिफेंस वेपन भी जब आप दूसरी कंट्रीज को बेचते हो तो आपके पास फ्लो आएगा पैसे का, और जो वेरिएंट इंडिया में यूज करे जाते हैं उन वेरिएंट्स में थोड़े से चेंजेस कर दिए जाते हैं, फिर उनको दूसरी मिसाइल, दूसरी कंट्रीज के पास उन मिसाइल्स को बेचा जाता है, नहीं तो उनको तो पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। डिफरेंस ही अगर कुछ नहीं हुआ तो थोड़े से चेंजेस करे जाते हैं। अब देखना, ये जो आकाश मिसाइल है 2014 में इंडियन एयरफोर्स को दी गई, 2015 में इंडियन आर्मी को भी दे दी गई कि आप भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या, पहले जो रेंज है कहीं ना कहीं 27 to 30 किलोमीटर आपको मिलेगी, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 70 किलोमीटर्स। हमें यही तो चाहिए कि ज्यादा दूर तक जा सके, ज्यादा डिवास्टेशन वहां पे कॉज कर सके। रेंज के ऊपर भी काम किया जाता है, स्पीड के ऊपर तो काम किया ही जा रहा है, प्लस उनके स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाता है। जितनी भी आपकी मिसाइल्स होती हैं, हल्की हो पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, जितनी भारी होगी अगर फेल हो जाता है पैसे का भी उतना ही लॉस होता है। तो उनको आज के टाइम पे पतला बनाया जा रहा है, स्लिम एंड ट्रिम बनाया जा रहा है, ताकि वेट रिडक्शन करी जा सके, और जो वॉर हेड को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, मैंने एक टर्म यूज करी वॉर हेड, मतलब वो गोला बारूद जो मिसाइल के अंदर होता है, वो, हाँ, वो सारा इसमें आ जाएगा। स्पेस सेक्टर में जो सामान भेजा जाता है उसको वॉर हेड की जगह पे बोलते हैं पेलोड, वहां पे पेलोड टर्म यूज कर ली जाती है। लेके तो दोनों ही सामान जा रहे हैं, या शायद एस्ट्रोनॉट्स को लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आपके एम्यूनिशंस आ जाते हैं, वो गोला बारूद सारा इसमें इंक्लूडेड होता है, दैट इज वॉर हेड। अब देख लो, आकाश मिसाइल सिस्टम जो था इसको हमने लेट 1980s में बनाना शुरू कर दिया था। कौन सा प्रोजेक्ट आया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसने लीड किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। 1990 से लेके 2000 तक हमने बड़े सारे ट्रायल्स यहाँ पे करे थे। यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स करे जाते हैं कि जिसने यूज करने हैं वो भी इवेल्युएट करेंगे आफ्टर टेस्टिंग कि इसमें क्या क्या फीचर ऐड करे जा सकते हैं। देन आकाश का संस्कृत में मतलब होता है स्काई, और ये इसकी एयर डेटरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटरेंस मतलब सिर्फ सामने वाले को डराना, ठीक है, तो मतलब हमारे पास एरियल व्हीकल को अटैक करने के लिए चीजें अवेलेबल हैं, तो एयर डेटरेंस भी ये प्रोड्यूस करता है। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और उसके अलावा कैपेबिलिटी है इसकी कि अप टू रेंज ऑफ 30 किलोमीटर ये इंटरसेप्ट कर सकता है। अब सुनो, दो वर्ड्स यूज हुए, रेंज ही लिखी अगेन 30 किलोमीटर की, पर लिखिए इंटरसेप्टिंग, दूर जा सकती है। नंबर 2 अटैक कहां पे कर सकती है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये कोई मिसाइल है, ये अटैक कहां तक कर पाएगी, 30 किलोमीटर तक यहाँ पे इफेक्टिव अटैकिंग कैपेबिलिटी रहेगी इस मिसाइल की, पर जा कहां तक पाएगी, 70 किलोमीटर। वो रेंज आ गई, ये इंटरसेप्शन आ गई, अटैक कहां पे किया, वो डिवास्टेशन कहां पे करी, जो हमें थ्रेटन थी चीज उसको अटैक कहां पे किया, तो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो दोनों डिफरेंट है। मैक 2.5 आ जाएगा इसका, मैक नंबर आपने पढ़ा था। ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसाइल हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्पीड ऑफ साउंड के साथ। साउंड की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करता है किस एरिया से पास कर रही है, वेरी करती है। हवा के अंदर जैसे मैं बोलूं 333 मीटर पर सेकंड, ये साउंड की स्पीड है, पर वहीं पे अगर डस्ट के पार्टिकल ज्यादा आ जाएंगे उसकी वो कम भी हो सकती है। शायद बारिश हो जाए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में कम। सॉलिड में जैसे स्टील का एग्जांपल ले लूं, वो 1000 समथिंग के आसपास आपको लाके स्पीड देगा, तो वो वेरी करती रहती है। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको डिनोमिनेटर में आप लेते हैं, ऊपर ऑब्जेक्ट स्पीड आती है। कैसे कैलकुलेट हुआ था, तो मान लो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे 10 है, इजी कैलकुलेशन के लिए। ऊपर मेरे पास जो वैल्यू है वो 7 है, तो कितना आ गया आंसर, 0.7। 1 से कम है मैक नंबर, उन कैटेगरीज को बोला जाता है सबसोनिक। उसके बाद ट्रांसोनिक, बिल्कुल आइडियल कंडीशन, 10/10, ऑब्जेक्ट की भी स्पीड, मिसाइल की भी स्पीड 10 ही है और इसकी भी 10 है, तो कितना आ गया मेरे पास, 1। उसके बाद मेरे पास कंडीशन बनी, ऊपर ज्यादा लिख दी, 40 है और नीचे 10 है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड अभी भी 10 नहीं है, पर जो मिसाइल है उसकी 40 हो चुकी है। 0 से 0 कैंसल आउट, 4 आ गई, तो 1 से लेके 5 का जो मैक नंबर आएगा वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं, सुपरसोनिक। तो कई बार न्यूज़पेपर में सिर्फ मैक नंबर ही आपको बताया जाता है, वो आपने खुद ही आइडिया लगाना होता है कि कौन सी कैटेगरी में ये लाई करा, तो इन वैल्यूज के हिसाब से वो पता लगता है। आफ्टर दैट एक 70 है मिसाइल की स्पीड और साउंड की अभी भी 10 है, तो मेरे पास नंबर कितना निकल गया रहा है, 7। तो ये 5 से ज्यादा हो रखा है, तो मैक नंबर जब भी 5 से ज्यादा का आएगा तो हाइपरसोनिक। और आपके जितने भी अगली जनरेशन के मिसाइल्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, वो सब किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक तो कहीं ना कहीं सभी ने अटेन कर ही लिया है, अब हाइपरसोनिक की बारी आ गई है। इंडिया ने भी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट होंगे एडवांस होंगे, हाइपरसोनिक के होंगे। अभी के लिए बोला जाए इंडिजिनस कोई है तो आंसर इज नो, 4.5 मैक तक हम पहुंच पाए हैं, उसके आगे नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। और लॉन्च वेट कितना ये कैरी कर सकता है, 720 kg, और कितने ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है ऊपर, सरफेस टू सरफेस, आकाश जो सॉरी सरफेस टू एयर है, कितनी हाइट तक जा सकता है, तो 18 किलोमीटर हाइट तक जा सकता है। पर्पस एंड कैपेबिलिटी क्या है, तो इनको बनाया गया है जहां पे भी वल्नरेबिलिटी रहती है एरियल अटैक्स की, उन एरियाज में आकाश का यूज करा जाता है। अब सीरीज मल्टीपल डेवलप करी जाती हैं, वो प्रोजेक्ट डिफरेंट जगहों पे दे दिए जाते हैं कि आप इन मिसाइल पे काम करो, आप इन मिसाइल पे काम करो। अग्नि आज भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसमें बड़ी सारी अपग्रेडेशन ऐड करी गई थी, कन्वेंशनल फ्यूल भी यूज करे जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर आप देखोगे तो सॉलिड और दूसरा लिक्विड, इन फ्यूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब कई बार क्या होता है कि जहां पे वॉर प्रॉन जोन बनी होती है, कई बार खराब भी हो जाता है जो उसमें गोला बारूद डला होता है, तो एक और कॉन्सेप्ट आता है कैनिस्टर्स का। कैनिस्टर मतलब अंदर मिसाइल रखी होगी, उसको भी फिर बाहर से कवरिंग प्रोवाइड करी है। क्यों प्रोवाइड करी, कि कहीं गलती से बारिश लग गई, वो अंदर गई तो वो पाउडर तो पूरा खराब कर जाएगा, तो उसको रोकने के लिए। जितनी भी आपकी मिसाइल सिस्टम होते हैं इनमें फ्यूल जो यूज होता है ज्यादातर सॉलिड यूज करते हैं, क्योंकि एक ही बारी, हाँ नहीं, सॉलिड और लिक्विड स्पेस के साथ कंपेयर कर रही हूँ ना, वहां पे आपने क्रायो भी देखे, सेमी क्रायो भी देखे। डिफेंस में आपको मेनली जो मिलते हैं वो सॉलिड फ्यूल्स मिलते हैं। आफ्टर दैट लिक्विड जो होती है ये सेकंड ऑप्शन रहती है। सॉलिड क्यों यूज करा यहाँ पे, मतलब क्योंकि बर्निंग ज्यादा चाहिए, और आपको पता है एक बार आपने मिसाइल को लॉन्च कर दिया उसके बाद डिस्ट्रक्शन ही होनी है, उसको फटना ही है, तो कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से सॉलिड फ्यूल का ज्यादा यूज करा जाता है रादर देन लिक्विड। दोनों ऑप्शंस में रहती हैं, पहली प्रायोरिटी सॉलिड, देन आफ्टर दैट लिक्विड। तो कैनिस्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ से है। तो आज के टाइम पे जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उसमें आप कैनिस्टर देखते ही हो, मतलब एक आउटर कवरिंग जो बाहर के एटमोस्फेयर से उस मिसाइल को बचा के रखेगा। देन ऑटोनमस मोड, आज के टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स हम हिट कर सकते हैं। अग्नि भी आपने एक एग्जांपल दिया था, सेम अपग्रेडेशन आकाश में भी लेके आ रहे हैं, पर आकाश में अभी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल की कोई भी एडवांटेज नहीं है, उसमें एक ही निकलेगा, एक ही वॉरहेड उसके अंदर होएगा। आफ्टर दैट ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स, आज के टाइम पे जो वॉरफेयर है उसकी पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। जैमिंग जैसे वर्ड्स आप सुनते हो, स्पूफिंग आप सुनते हो, ड्रोन्स अटैक हो जाते हैं। यूक्रेन और रशिया एक केस स्टडी है आपके लिए। रशिया जहां पे अपने बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा था, यूक्रेन के ड्रोन्स ने ही
उसको अटैक करके सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वहां से क्या पता लग रहा है, आज का जो वॉरफेयर है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज्यादा जा चुका है। तो वो चीजें भी आकाश के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। 2014 में जब पहला वेरिएंट था वो आईएफ को प्रोवाइड किया गया था। आफ्टर दैट इंडियन आर्मी को 2015 ये अपग्रेडेड है। टेस्टिंग इसकी 1990 से शुरू हो चुकी है। ये अपग्रेडेड वर्जन है जो एक्चुअल यूज के लिए दे दिए गए। आईएफ के पास 2014 एंड इंडियन आर्मी 2015। मल्टीपल स्क्वाड्रंस और मिसाइल ग्रुप्स ने इन मिसाइल्स को यूज करा है। और डीआरडीओ का कहना है कि 96% जो चीजें यूज हुई हैं वो इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया। एंड एक्सपोर्ट अप्रूवल आप देखेंगे तो पहला जो हमने एक्सपोर्ट करा था कमर्शियलाइजेशन के हिसाब से वो आर्मेनिया को करा था। काउकस नाम की माउंटेन रेंजेस आपको 3 कंट्री से यहाँ पे पास आउट होती हुई दिखती हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और ये साउथ वाला पार्ट आता है काउकस माउंटेन्स का, और उसके अलावा जो बाकी का पार्ट बचता है वो रशिया में आता है। तो काउकस माउंटेन रेंजेस है, नदरन पार्ट इन रशिया, और जो सदरन पार्ट है उन काउकस माउंटेन रेंजेस का वो जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान में है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक कॉरिडोर था। हाँ, नगोर्नो काराबाख रीजन आ गया जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। कॉरिडोर कौन सा था? लाचिन कॉरिडोर। लाचिन, लाचिन भूल गए, मतलब थोड़ा पुराना हो गया पर याद रखने हैं ये, ठीक है। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन। वहीं तो गए थे ट्रम्प, तो जब बोला ट्रम्प रूट निकाल के लेके आएंगे। एक और कॉरिडोर आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, जैंग जीवर कॉरिडोर। चलो ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना। अब इसके अलावा जो इंटरेस्ट शो करा है वो एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनको भी दिखाया था जब विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर की कि ऐसे ऐसे आकाश मिसाइल है। आर्मेनिया ने भी परचेज करी थी हमसे, आप भी खरीद सकते हो। इंटरेस्ट शो करा है, उन्होंने खरीदी नहीं है। ब्राजील सेम, जब 5 नेशन विजिट हुआ था तो आकाश मिसाइल सिस्टम में ब्राजील ने भी इंटरेस्ट शो करा था। उन्होंने खुद ही अपना स्टेप फॉरवर्ड करा था कि हम आपसे परचेज करेंगे। अभी के लिए एक ही जगह पे कमर्शियलाइजेशन हुई है। उसके अलावा अब जब आकाश मिसाइल को आप बेचोगे उसकी बैटरीज भी आती हैं, बैटरी भी बिकेगी आपकी। मिलियन ऑफ डॉलर्स का इनफ्लो हुआ था टुवर्ड इंडिया जैसे ही आर्मेनिया ने ये परचेजिंग करी थी। ये देख लो, 27 to 30 किलोमीटर इंटरसेप्शन की जो कैपेबिलिटी रहेगी। ऑल्टीट्यूड ऊपर की तरफ को देखोगे लगभग 18 किलोमीटर का आ जाएगा। बेटर डिप्लॉयबिलिटी है, कैनिस्टर्ड लॉन्चर इसमें लगे हुए हैं, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दी हुई है मिसाइल्स को प्रॉपर। और उसके अलावा मिड 2010s में इसकी डेवलपमेंट शुरू होगी थी। जो न्यू जनरेशन आप पढ़ रहे हो, एनजी लगा हुआ है ना, उसकी अपडेशन शुरू होगी थी। देन प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन आर्मी के लिए दोनों में डिप्लॉयमेंट करी है हमने आकाश मिसाइल्स की। और इम्प्रूवमेंट, अब जो प्रीवियस वर्जन हुआ करते थे 27 से 30 किलोमीटर देखा, अब आप देखोगे 70 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करने की ट्राई करी जाएगी इन न्यू जनरेशन के अंदर। तभी तो लिखा यूजर इवैल्यूएशन टेस्ट। यूजर की क्या डिमांड है, इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी की क्या डिमांड है कि कितनी रेंज और एक्सटेंड करनी चाहिए। और इसके अलावा इंडिजिनस कंपोनेंट आप देखेंगे, जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स हैं वो इंडिजिनस ही हैं। तो डीआरडीओ ने बोला ही था 96% जितनी भी चीजें इसमें यूज करी जा रही हैं ऑल आर इंडिजिनस। कैनिस्टर्ड सिस्टम का क्या एडवांटेज होता है मैंने आपको बता दिया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और आकाश प्राइम भी है, सेम ही रेंज मिलेगी जैसे आकाश की है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, ताकि बेटर टारगेटिंग एक्यूरेसी हम रिट्रीव कर सके, अटैक करने की एक्यूरेसी ज्यादा रिट्रीव कर सके। बाकी यही लिखा हुआ है। यूजर इवैल्यूएशन कब कब सक्सेसफुल हुए, 2021 में हमने ओडिशा में सेम टेस्ट करे थे। देन 2024 में भी हमने दोबारा से इसकी टेस्टिंग करी कि लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर अगर एरियल अटैक हो जाता है तो क्या ये बेटर इंटरसेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो चीजें यहाँ पे चेक करी थी। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल, ये मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि क्या बताया जाता है इससे। तो याद रखना मल्टी फंक्शनल रहेगा और मिसाइल लॉन्च व्हीकल है जो डीआरडीओ की लैब्स ने इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए टेस्ट करे हैं।